नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक जोरदार बहस हुई वक्फ बिल को लेकर। एक तरफ कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे और दूसरी तरफ तुषार मेहता थे जो केंद्र सरकार की दलीलें रख रहे थे। क्योंकि पहले से ही आज ये डेट मुकर्रर की गई थी, हालांकि पहले भी इस पर सुनवाई हो चुकी है और पूर्व सीजीआई जो थे संजीव खन्ना, उनके समय में इस पर खूब सुनवाई हुई। 16-17 अप्रैल को पहले सुनवाई हुई और उसमें इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद में 5 मई को सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई टाल दी गई। उसके बाद में 15 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि सीजीआई गवाई, नए सीजीआई बने थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई, वो टाल दी गई। लेकिन अब सीजीआई गवाई पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला इससे पहले भी ले चुके हैं और केंद्र सरकार को घुटनों पर ला चुके हैं। और आज वक्फ पर जोरदार बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। हालांकि कोई फैसला नहीं आ पाया है क्योंकि सुनवाई काफी ज्यादा लंबी हो गई। पहले से 2-2 घंटे का समय दोनों पक्षों के लिए तय किया गया था, लेकिन समय ज्यादा व्यतीत होने के कारण आज सिर्फ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ही अपनी दलीलें रख पाए हैं। अब जो है तुषार मेहता कल यानी फिर से सुनवाई होगी 21 मई को और वो अपनी दलीलें रखेंगे। कई मौकों पर ऐसा देखा गया, सुनवाई के दौरान यहां पर झड़प तक हो गई और झड़प ये हुई, तुषार मेहता बीच में टोकने लगे और यहां पर कपिल सिब्बल की दलीलों पर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि खाली 3 बिंदुओं पर पहले चर्चा की मांग की गई थी, लेकिन कपिल सिब्बल जो है वो अब गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जबकि कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि 3 बिंदुओं पर बात चर्चा होनी थी या कितने बिंदुओं पर होनी थी, चर्चा तो पूरे बिल पर होनी है। और क्योंकि पूरे ही बिल पर रोक लगा दी गई है, इसलिए पूरे बिल को दोबारा से सुने जाना अहम है। क्योंकि पहले भी दलीलें दोनों पक्षों ने दी थी, पूरा हलफनामा दिया था और अब दोबारा से सीजीआई जो बीआर गवाई है उन्होंने भी हलफनामा मांगा था। तो ऐसे में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं जो आपको विस्तार से बताएंगे कि कब ये बिल लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, उसके बाद में जो सुनवाई हुई, क्या अब तक किसका पक्ष मजबूत है, क्या जो विपक्ष के द्वारा याचिकाएं लगाई गई हैं, जो 100 से ज्यादा याचिकाएं इस बिल को लेकर लगाई गई, क्या विपक्ष का पक्ष जो है वो मजबूत है, या फिर केंद्र सरकार की जो पक्ष है जो उनका कहना यह है कि संसद से पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति की मोहर इस पर लगी है और सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर नहीं है कि वो इस बिल को रद्द कर सके। क्योंकि जब पहले हलफनामा दाखिल किया था उसमें यह बात स्पष्ट तरीके से लिखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में यह पावर ही नहीं है कि वो इस बिल को रद्द कर सके। तो चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा दर्शकों को बताएं कि इस बिल पर क्या खामियां हैं, जो आपत्तियां हैं विपक्ष की तरफ से लगाई गई हैं, और क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि सीजीआई गवाई जो है इस बिल को रद्द करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कल जो सुनवाई होनी है उस पर क्या जो संभावनाएं हैं वो बनती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी है वो ये बताता है कि क्या जो पहले की अगर हम बात करते, देखिए जब पहले जो सीजीआई के पद पर थे संजीव खन्ना, और जब हम देखते हैं कि उन्होंने वक्फ बिल पर जब फैसला सुनाया था उस दौरान भी ऐसा ही लग रहा था कि क्या वाकई अब तो सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो 3 पॉइंट हैं जिन पर जो सवाल खड़े हो रहे थे वो राहुल जी रोकना चाहूंगा, क्योंकि 3 पॉइंट की बात ही मैंने अभी जिक्र किया था कि जो तुषार मेहता हैं वो ये कह रहे थे कि 3 पॉइंट पर चर्चा होनी जरूरी है, लेकिन कपिल सिब्बल ने आज क्लियर कर दिया है कि 3 पॉइंट नहीं बल्कि और भी कई खामियां हैं, बल्कि पूरे बिल पर जो है चर्चा है वो की जाएगी। जी, अपनी बात आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आप पूरे बिल की बात करें और कहीं ना कहीं देखिए जो सॉलिसिटर जनरल मेहता है और उसके बाद जो कपिल सिब्बल है, दोनों की तरफ से जो आज दलीलें दी गई हैं उसमें एक चीज ये निकलकर सामने आई है कि क्या जो बीआर गवाई है वो कल बड़ा फैसला लेंगे। और देखिए 3 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो 3 पॉइंट मुख्य बिंदु जरूर है, लेकिन अगर पूरे बिल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे बिल में आप देखिएगा कि ऐसे कोई बड़े बदलाव की बात नहीं की जा रही, लेकिन वो जो 3 पॉइंट है जिसमें यह है कि वक्फ के पास जो जमीन है, आपके पास जो जमीन है उसके आपको कागजात दिखाने पड़ेंगे। देखिए रेलवे की बात में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास में है। और देखिए 3 बिंदु इसलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पहले भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी 3 पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया था। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो जमीनें हैं जो कलेक्ट्रेट के अधीन करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है देखिए जिसपे ऑब्जेक्शन हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अन्य कम्युनिटी के लोगों को शामिल करना। और यही बात देखिए जब सीजीआई संजीव खन्ना का अगर मैं जिक्र करता हूं, जब वो सीजीआई के पद पर थे तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट उस वक्त गया था तो उन्होंने यही सवाल किया था सॉलिसिटर जनरल मेहता से कि अगर
वक्फ बोर्ड के अंदर अन्य कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाएगा, तो क्या अन्य जो अन्य बोर्ड है उनके अंदर भी क्या मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा? और सीधे तौर पर उन्होंने जब ये बात रखी थी, जब वो बात कर रहे थे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉलिसिटर जनरल मेहता है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाते नजर आ रहे थे। और इस पूरे मामले में अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसता तो नजर आ रहा है। अच्छा, बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है या विपक्षी तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उसमें आपत्ति यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, धार्मिक हस्तक्षेप हो रहा है। आर्टिकल 15-16 है, आर्टिकल 25 है, उनमें धार्मिक स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, यानी दखल अंदाजी की जा रही है। जबकि और जो संगठन है, या चाहे हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हो, या फिर गुरुद्वारों के ट्रस्ट हो, या फिर चर्च के ट्रस्ट हो, सभी जो ट्रस्ट होते हैं उसमें किसी भी गैर मजहब के लोगों का शामिल होना मना है। तो फिर वक्फ बिल में ही ऐसा क्यों कर रही है सरकार, क्यों धार्मिक हस्तक्षेप कर रही है? क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं है? तो क्या आपको इस हिसाब से लगता है, क्योंकि ये मूल संविधान है हमारा, और मूल संविधान की जो उसमें कोई भी आंच अगर आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में रिव्यू करने का पूरा अधिकार है। और क्योंकि सीजेआई खन्ना ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर संविधान का रखवाला सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। जबकि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए थोड़ा बहुत जो है घोलमेल कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम संविधान के रखवाले हैं, लोकतंत्र के रखवाले हैं, तो इसलिए हम संविधान के अनुसार ही फैसला देंगे। और यही कहते हुए उन्होंने इस पर रोक भी लगाई थी। तो क्या आपको लगता है कि इन अधिकारों का, इन अनुच्छेदों का जो मैंने आपको बताया, इन आर्टिकल्स का हनन हो रहा है? और क्या सीजेआई गवाही जो है इसको विस्तार पूर्वक अब समझेंगे और उसके बाद में ही कोई फैसला लेंगे? देखिए अब्बास भाई, इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है उस फैसले के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, उस पर ऑब्जेक्शन आप नहीं खड़ा कर सकते। और यहाँ पर अगर जो आज की स्थिति है, आज की जो स्थिति हम देखते हैं, शाम तक जो बहस चली है, हालांकि अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया, राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करते हैं, उन नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आप इससे पहले देखिए कि जब वक्फ बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में जब डाला गया था और जब पहली सुनवाई हुई थी, उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात लॉबी किस तरीके से एक साथ नजर आई थी, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छटपटाहट नजर आई थी। निशिकांत दुबे हो, यहाँ तक कि अगर हम ये देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, रोकना चाहूंगा आपको, मैं यहीं से एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं। जैसे आपने उपराष्ट्रपति की बात उठाई, निशिकांत दुबे की बात उठाई, जिस तरह से देखा गया था 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई के बाद में पूरी की पूरी बीजेपी टीम जो थी उसमें हड़कंप मच गया था। और निशिकांत दुबे हो या उपराष्ट्रपति धनखड़ हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उल्टे सवाल दाग दिए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने कैटेगरी में एक खड़ा सीजेआई खन्ना को कर दिया था, कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अब वैसा ही माहौल दोबारा से बनने लगा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, सीजेआई गवाही जो है उनके सीजेआई बनते ही यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने अब सवाल दाग दिए, और उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जो कैश कांड का मामला है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं, और उनकी जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए हैं। यानी जो 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, और वो अपना जवाब भी जो है राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को सीजेआई खन्ना सौंप चुके हैं, लेकिन अभी भी उन पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? एक सवाल तो ये बनता है। और अभी सीजेआई गवाही के सामने सीजेआई बनते ही राष्ट्रपति ने अगले ही दिन वापस से उन पर सवाल दाग दिए, 14 सवाल उनसे पूछे हैं, जो एक 8 अप्रैल को बड़ा ऐतिहासिक फैसला सीजेआई खन्ना ने सुनाया था, और राष्ट्रपति राज्यपालों के लिए एक समय सीमा जो है वो तय कर दी थी कि कोई भी विधेयक अगर पारित होता है तो 3 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना लाजमी है। लेकिन वो 8 अप्रैल के बाद में जब वक्फ बिल पर रोक लगाई, तो उस 8 अप्रैल का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति यहाँ पर हमलावर सुप्रीम कोर्ट पर हो गए। लेकिन अब वापस से देखा जा रहा है कि न सिर्फ उपराष्ट्रपति बल्कि राष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, ये दोनों ही संवैधानिक पद हैं, और संवैधानिक पद का ये मामला होता है कि उनको न्यूट्रल रहना होता है। वो किसी पार्टी के नहीं होते, भले ही किसी पार्टी ने उनको चुना हो, लेकिन वो किसी पार्टी के नहीं होते बल्कि सब लोगों के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे, उससे एक दिन पहले ही अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह दोनों राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, और मिलने के अगले ही दिन राष्ट्रपति 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछ देती हैं। तो यहाँ पर सवाल केंद्र सरकार पर खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो पहले मिलने जाते हैं और अगले दिन सवाल सुप्रीम कोर्ट पर खड़े कर दिए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं
कि केंद्र सरकार के कहने पर ही राष्ट्रपति काम कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं हमारा देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में जा रहा है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई एक तरीके से, और वही कोशिशें शायद अब दोबारा से की जा रही हैं। तो क्या जस्टिस बी.आर. गवई जो हैं अब दबाव में सुप्रीम कोर्ट के आएंगे, या फिर कोई बड़ा फैसला यहां पर लेने वाले हैं? देखिए, अगर दबाव की बात करते हैं कि जिस तरीके से हम सीजीआई जो संजीव खन्ना है, जब वो सीजीआई के पद पर थे, हालांकि 13 तारीख को रिटायर होते हैं, 14 तारीख को सीजीआई पद की शपथ बी.आर. गवई लेते हैं। और देखिए, आप 14 सवालों का अगर जिक्र आप करते हैं तो ये 14 सवाल आपने तब क्यों नहीं पूछे जब संजीव खन्ना सीजीआई के पद पर थे, जब उन्होंने ये आदेश दिया था कि राष्ट्रपति को 90 दिन के भीतर उनके पास जितने भी पेंडिंग बिल है उसको उस पर तुरंत उन्हें काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं काम करते हैं तो ये बिल अपने आप लागू हो जाएंगे। तो जब ये बात उस दौरान कही गई थी, तब क्यों नहीं राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे, और अब क्यों इंतजार किया गया? यानी कि ये देखा जा रहा था कि क्या सरकार सही वक्त का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब जैसे ही 14 तारीख को नए सीजीआई पद की कमान संभालते हैं बी.आर. गवई, उसके बाद हम देखते हैं फटाक से 14 सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, और उस 14 सवालों में आप मुख्य बिंदु देखिए, क्या कहा जाता है कि क्या राष्ट्रपति को अगर कोई भी काम करना है तो उसे क्या सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह कहा गया है कि क्या राज्यपाल अगर कोई फैसला लेता है तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखिए राज्यपाल का मामला था। क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्थितियां जो बन रही थी वो ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जो डाला गया था। राहुल जी, आपको रोकना चाहता हूं।